नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो बड़ा शानदार टॉपिक है और वो है विशेषण। देखो, विशेषण क्या होता है? विशेषण वह शब्द होता है, या हम ये कहें वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा वाले वीडियोस अपने पास में अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। सर्वनाम वाले वीडियोस भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, हम उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग ये कहें नीला घोड़ा। जैसे शब्द लिया अपन ने नीला घोड़ा, बड़ा मकान, ऊंची मीनार। तो इसमें घोड़ा, मकान, मीनार, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की, इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहा है नीला, बड़ा या ऊंचा, है ना। तो ये जो शब्द हुए नीला, बड़ा और ऊंची, ये सब क्या हुए? ये सब विशेषण हुए। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात आती है कि जब हमने इनको विशेषण कह दिया तो ये क्या कहलाएंगे? तो जितने भी ये शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। विशेष्य, ठीक है। तो विशेषण तो आपको समझ में आ गया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। हम विशेष्य के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है, और जिस शब्द की, जिस संज्ञा की या जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम कहेंगे विशेष्य। क्या मतलब हुआ विशेष्य का? कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा विशेषण और विशेष्य ये दोनों साथ में चलेंगे। और विशेषण और विशेष्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जितनी भी वस्तुएं आप दुनिया में देख रहे हो वो अपने कुछ ना कुछ गुण, कुछ धर्म, कुछ व्यापार साथ में रखती हैं, और उन गुणों को, उनकी विशेषताओं को बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाएंगे। और जिन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है उसको आपने कह दिया विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ये जो विशेषण विशेष्य है, इसके साथ में हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए। वह क्या कि जब हम आगे चल के हम वाक्य विन्यास समझेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है रीड के अंदर, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल किसी भी वाक्य में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट दो भाग होते हैं वो समझ लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें यहाँ विशेषण पढ़ते समय आएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिया कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, राम ने रावण को मारा।
ये वाक्य हमें समझने के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो राम शब्द जो है वो इसमें क्या है, इस वाक्य के अंदर वो इस वाक्य का कर्ता है। राम शब्द इस वाक्य के अंदर कर्ता है। हमने कारक समझ रखे हैं थोड़े बहुत और कारक को हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो जो भी वाक्य के अंदर करने वाला व्यक्ति होगा, जिसने क्रिया को किया होगा, वह कर्ता कहलाता है। रावण शब्द यहाँ पर कर्म है और मारा शब्द यहाँ पर क्रिया है। अंग्रेजी में अगर आप समझना चाहो इसको तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रावण ऑब्जेक्ट हो गया और क्रिया यहाँ पर वर्ब हो गई। ठीक है। अब एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता जो होता है वो कहलाता है उद्देश्य। कर्ता को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता को हम कहते हैं उद्देश्य। किसी भी वाक्य के अंदर जैसे मोहन खाना खा रहा है तो मोहन कर्ता हो गया, तो मोहन खाना खा रहा है, इसमें मोहन हो गया उद्देश्य। ठीक है। या जैसे हमने कहा कि सीता पढ़ रही है, तो सीता पढ़ने का काम कौन कर रही है? सीता। सीता कौन है? कर्ता। तो सीता कौन हो जाएगी इस वाक्य के अंदर? उद्देश्य हो जाएगी। कुछ भी आप देख लीजिए, है ना। तो कोई भी वाक्य में जो कर्ता होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो उद्देश्य कहलाएगा। और उद्देश्य के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो क्रिया हो, है ना, इन सबको हम क्या करेंगे? इन सबको हम कहेंगे विधेय। तो एक वाक्य में दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। विधेय क्या होता है? विधेय हमेशा ये जो उद्देश्य या कर्ता है उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। जैसे अभी मैंने कहा कि सीता पढ़ रही है ना, तो जो पीछे का पोर्शन है, सीता को छोड़कर जो पोर्शन है, शेष भाग जो है, वह विधेय कहलाता है। और विधेय हमें ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। तो सीता पढ़ रही है, तो पढ़ रही है ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया, जो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? कौन पढ़ रहा है? सीता पढ़ रही है। मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन उद्देश्य हो गया और मोहन के बारे में सूचनाएं कौन देता है हमें? खाना खा रहा है, तो ये हो गया विधेय। इस वाक्य के अंदर भी राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गए और इनके बारे में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सूचना देने का काम कौन कर रहा है? कर्म और क्रिया कर रहे हैं, ये विधेय कहलाएंगे। किसी भी वाक्य के अंदर वैसे तो बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें होती हैं वो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये प्रमुख पद होते हैं। तो ध्यान रखिए, कर्ता शब्द जो आ गया है ना, यहाँ पर हम लोग संज्ञा या सर्वनाम को ही रखते हैं कर्ता शब्द पर। तो कर्ता शब्द या सब्जेक्ट, इसकी जो विशेषता बताएगा उसको हमने विशेषण कह दिया। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो क्रिया की विशेषता बताती हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि विशेषण को भी हमें दो भागों में देखना पड़ेगा कि एक तो कर्ता से जुड़ा हुआ विशेषण और दूसरा विधेय यानी बाकी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ विशेषण। इसमें एक चीज़ और अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से विशेषण हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखो, इससे पहले कि हम विशेषणों पे आगे चर्चा करें, अभी मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं। क्या? एक तो विशेषण समझाया कि विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि विशेष्य क्या होता है। एक तो अपन ने बात की विशेषण के बारे में, एक अपन ने बात की विशेष्य के बारे में। अब हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे, और हम दो बातें की हैं। किसी भी वाक्य के अंदर दो चीज़ें हो गई, कर्ता जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो विधेय कहलाती हैं। तो उद्देश्य और विधेय ये हमें समझ में आना चाहिए, विशेषण और विशेष्य ये हमें समझ में आना चाहिए। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसको लेकर हम आगे चलेंगे। लेकिन विशेषण पढ़ने से पहले हम जरा ये समझने का प्रयास करें कि विशेषण को लेकर सवाल किस तरह के बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है रीट 2016 का। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है।
निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। दूसरा, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने। तीसरा ऑप्शन है, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। और तीसरा, चौथा, वे अत्यंत विनीत थे। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखो, सार्वनामिक विशेषण देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्वनाम से बनेगा। तो इनके, इस, उनके और वे, ये सर्वनाम हैं। और जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, सर्वनाम वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ऐसे सर्वनाम जिनके तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द आ जाए उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जरा देखो, है ना, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, तो इनके खिलाफ, तो इनके के तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द नहीं है। इस पाश्विक चक्र से, पाश्विक चक्र अपने आप में एक संज्ञा है ना, और इस के तुरंत बाद में आ रहा है। उनके अनुसार, उनके एक सर्वनाम है और इसके बाद में भी कोई संज्ञा शब्द नहीं है। वे अत्यंत विनीत थे, इसके बाद तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द नहीं है। लेकिन इस पाश्विक चक्र के इसके तुरंत बाद में पाश्विक चक्र आ रहा है, यानी ये संज्ञा पद आ रहा है जिसकी विशेषता इसके द्वारा पता लग रही है ना। तो इस जो शब्द है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये सवाल आया था रीट 2016 में। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि ये जो प्रश्न है वो अभी जैसे मैंने समझाया, जितना तेज़ी से आपको समझाया उतना तेज़ी से हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने विशेषण पढ़े ही नहीं है। अभी जब हम विशेषण पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसा मेरी आदत है कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो मैं पहले उसके सवाल आपके सामने रख देता हूँ, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये किस किस तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं या यह पोर्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी समय मतलब रीट 2016 में एक प्रश्न और आया था। प्रश्न ये था, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। ये अगला सवाल है हमारा, ये भी रीट 2016 का ही है। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑप्शन आने वाले हैं उनमें 3 में ऐसा होगा कि विशेषण का प्रयोग होगा और 1 में विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। पहला, लाखों लोगों ने, लाखों लोगों ने आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, अहिंसा की भावना एक
प्रेरणा, एक प्रेरणा। देखो मित्रों, इनमें से एक एक शब्दों को लेते हैं। लाखों लोग, यानी लोग शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? लाखों, है ना। ये एक संख्यावाचक विशेषण हो गया। आर्थिक विषमता, अर्थ के अंदर जब हम प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा आर्थिक। जैसे हमने बनाया समाज में सामाजिक, है ना। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो विशेषण बन जाते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक विषमता, तो विषमता की ये विशेषता बता रहा है कि हम यहाँ पर भौतिक विषमता की बात नहीं कर रहे, बौद्धिक विषमता की बात नहीं कर रहे, नैतिक विषमता की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर आर्थिक विषमता की बात कर रहे हैं। यानी विषमता शब्द को की विशेषता को आर्थिक शब्द बता रहा है। अहिंसा की भावना, है ना। उसके पहले नीचे बात कर लेते हैं। प्रेरणा, एक प्रेरणा, तो प्रेरणा कैसी? एक, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द इस प्रेरणा की विशेषता बता रहा है कि 4 प्रेरणा, 2 प्रेरणा, 3 प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, बुरी प्रेरणा, है ना। तो एक प्रेरणा, तो एक प्रेरणा, एक शब्द इस प्रेरणा शब्द की विशेषता बता रहा है। इन तीनों ऑप्शंस में लाखों, आर्थिक और एक, ये विशेषताएं हैं। हम लोग जो उदाहरण लेते हैं जनरली विशेषण पढ़ते समय, हम ये पढ़ते हैं अच्छा लड़का, है ना, लंबी लड़की, सुंदर दृश्य। तो अच्छा, लंबी और सुंदर ये विशेषण हैं। लेकिन विशेषण जो परीक्षा में आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं जरा देखिए। ये जो शब्द है आर्थिक विषमता, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आमतौर पर आप इसको विशेषण के रूप में नहीं लोगे, है ना। अहिंसा की भावना, भावना कैसी है? अहिंसा की भावना, है ना। तो भावना शब्द की विशेषता अहिंसा बता रहा है, लेकिन यहाँ पर विशेषण नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं माना जाएगा? जब हम विशेषण पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको मूल रूप में समझ में आना चाहिए। ये दूसरा सवाल है जिसमें, जो कि 2016 में पूछा गया है। अगला सवाल है 2011, उस समय रीट नहीं होती थी, आरटेट होती थी। तो आरटेट 2011 का एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है मित्रों कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। पतलून पैंट को कहते हैं। ठीक है, इस वाक्य के अंदर अपने को विशेषण तलाश करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास में काली पतलून, मदन, और चौथा शब्द है खेलने। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पतलून की विशेषता काली शब्द बता रहा है, और चूंकि विशेषण के तुरंत बाद में विशेष्य आ गया है, ऑब्वियसली ये विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब माना जाएगा वो काली। लेकिन अपन ने जो विधेय और उद्देश्य समझा था वो भी समझ लें यहाँ पर, कि मदन यहाँ पर करता है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए मदन यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ है, ये सारी चीज़ इस उद्देश्य की सूचना दे रहा है, उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहा है, ये सब कहलाएगा विधेय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहली चीज़, विशेषण क्या होता है परिभाषा के रूप में। नंबर 2, आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेष्य क्या है। नंबर 3, आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य किसे कहेंगे किसी भी वाक्य के अंदर, सब्जेक्ट को। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी सूचना हमें उस वाक्य में मिल रही है, वो सारी चीज़ें वो क्या कहलाएंगी? वो विधेय कहलाएंगी। अब हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले कि हम विशेषण के भेद पढ़ें, हम विशेषण के 2 रूप पढ़ेंगे जो विशेषण और विशेष्य के स्थान के कारण सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि विशेषण के कितने रूप होते हैं।
देखो मित्रों, विशेषण के दो रूप माने गए हैं। एक तो माना गया है विशेष्य विशेषण और एक माना गया है विधेय विशेषण। अभी हमने भेद शुरू नहीं किए हैं, हम इसके गुणवाचक और संख्यावाचक परिमाणवाचक उन भेदों पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं विशेषण के रूप। विशेषण के रूप जो तय होते हैं वो तय होते हैं विशेषण और विशेष्य के स्थान की वजह से। वाक्य में ये दोनों किस जगह स्थित हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि विशेष्य विशेषण किसे कहोगे और विधेय विशेषण किसे कहोगे। तो विशेष्य विशेषण के बारे में हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है, संज्ञा के साथ किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। इसमें जैसे हम उदाहरण लेना चाहें तो चंचल बालक भाग गया, चंचल बालक भाग गया। इसमें भागा कौन, बालक, यानी कर्ता कौन है, बालक। और इस बालक की विशेषता कौन बता रहा है, ये चंचल शब्द जो बालक के ठीक पहले आया है, ठीक है। तो जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है, बालक के साथ में हमने इसका प्रयोग कर दिया, इसलिए चंचल यहाँ पर विशेष्य विशेषण कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कर्ता के साथ में या संज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम दूसरे वाले पर आते हैं, विधेय विशेषण। जिन विशेषणों का प्रयोग क्रिया यानी विधेय, पीछे का जो हिस्सा हो गया उसके साथ में देखिए, जिन विशेषणों का क्रिया से पूर्व, जिन विशेषणों का प्रयोग, जिन विशेषणों का प्रयोग क्रिया से पहले होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। इसका उदाहरण लेते हैं। देखो मित्रों, हमें तो संसार सूना जान पड़ता है, ठीक है। हमें तो संसार सूना जान पड़ता है। इस शब्द के अंदर जो सूना शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, संसार की। लेकिन ये जान पड़ता है क्रिया से पहले आ गया है ना, विशेषता किसकी बता रहा है, संसार की। लेकिन किसके पहले आ गया, जान पड़ता है से पहले। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या क्रिया विशेषण विधेय विशेषण में रखा जा सकता है, नहीं, क्योंकि क्रिया विशेषण के अंदर जो क्रिया विशेषण है वो विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये संसार की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये इसकी जो स्थान है इसका वो उसके बाद में है। देखो यहाँ पर जो विशेषण था ऊपर वो संज्ञा से पहले आ गया था, यहाँ पर ये संज्ञा के बाद में आ गया, लेकिन
क्रिया से पहले आया है। तो इस वाला जो विशेषण, इस प्रकार का जो विशेषण होगा उसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। इसका एक और रूप है, वो रूप समझते हैं जरा। वह है कि यह ब्राह्मण चपल है। बालक कर दो, यह बालक चपल है। चपल कहते हैं चंचल को, वही ऊपर जो था चंचल बालक। और यहाँ पर यह बालक चपल है, या आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो, यह बालक चंचल है। चंचल शब्द बालक की विशेषता दिखा रहा है, लेकिन बालक शब्द से पहले आया, तो ये क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण। इधर सूना शब्द और चपल शब्द है ना, ये भी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद में आए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक बेसिक लाइन समझ में आ जानी चाहिए। बेसिक लाइन क्या है कि जो हमारा विशेष्य है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके पहले अगर विशेषण आएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विशेष्य विशेषण। अगर विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आ गया, चंचल बालक, बड़ा मकान, सुंदर स्त्री, लंबा लड़का, तो इन सारे शब्दों के अंदर क्या हो रहा है? सुंदर, बड़ा, लंबा, ये सारे संज्ञा के पहले आ रहे हैं। ये सब किसके उदाहरण माने जाएंगे? ये सारे के सारे विशेष्य विशेषण के उदाहरण माने जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा बालक चपल है, तो बालक चपल, चपल शब्द क्या आ गया? विशेषण के बाद में आ गया, विशेष्य के बाद में आ गया। तो विशेष्य से पहले अगर विशेषण होगा, ठीक पहले, तो विशेष्य विशेषण, और विशेष्य के बाद में अगर विशेषण होगा तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि वो क्रिया से पहले आएगा, या वो कर्म की विशेषता बताएगा, या वो क्रिया की विशेषता बताएगा। हमें ये नहीं समझना, हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि जो विशेष्य है, अगर उसके पहले विशेषण आ जाए तो उसे हम कहेंगे विशेष्य विशेषण, और विशेष्य के बाद में अगर विशेषण आ जाए तो वह कहलाएगा विधेय विशेषण। यानी ये विशेषण के दो रूप हो गए, विधेय विशेषण के अंदर और विशेष विशेषण के अंदर। हम एक बार और उदाहरण ले लेते हैं ताकि मामला और क्लियर हो जाए। देखो, विशेषण से पहले, विशेष्य से पहले जो विशेषण आएंगे उनमें क्या क्या है? हमने लिखा काला कुत्ता, तेज चाकू, ठीक है, समझदार, व्यक्ति। इन सब के अंदर आप गौर करें, विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आ रहा है, तो ये सब किसके उदाहरण माने जाएंगे? ये सब विशेष्य विशेषण के उदाहरण माने जाएंगे। और अब उधर आ जाते हैं विधेय विशेषण में कौन कौन से आएंगे। जैसे हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूरों की विशेषता बता रहा है उनकी खटास, उनका खट्टापन। लेकिन खट्टे शब्द अंगूर के बाद में आया, हम ये भी कह सकते थे खट्टे अंगूर, तब ये क्या हो जाता? तब ये विशेष्य विशेषण हो जाता। लेकिन जैसे हमने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे शब्द विशेष्य के बाद में आ गया, तुरंत बाद में आ गया, तो क्या हो गया? ये विधेय विशेषण हो गया। लड़का आलसी है, तो जो आलसी शब्द है, हम आलसी लड़का भी कह सकते थे। अगर आलसी लड़का कहते तो क्या हो जाता? ये विधेय विशेष्य विशेषण में हो जाता। लेकिन यहाँ पे आलसी शब्द लड़का यानी विशेष्य के बाद में आया है, इसलिए ये विधेय विशेषण होगा। तो आपको कुल मिलाकर बात समझ में आ जानी चाहिए कि विशेषण के दो रूप हो गए। अगर विशेषण विशेष्य के पहले लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण। और अगर विशेषण विशेष्य के बाद में लग रहा है तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। हम लोग बात करेंगे विशेषण के प्रकारों के बारे में।
या विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। सबसे पहला गुणवाचक, यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा शब्दों के या सर्वनाम शब्दों के गुणों को सामने रखते हों, गुणों की विशेषता बताते हों, तो वो क्या गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक, यानी ऐसे विशेषण जो विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषताओं की सूचना देते हों। तीसरा है परिमाणवाचक। कुछ लोग इसको गलती से परिणाम बोल देते हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो शुरुआत में मेरे मुंह से भी परिणाम निकला, क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, परिमाण और परिणाम, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जब हम लोग शब्द युग्मों की बात करेंगे तो उसमें इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे तुंड और तुंद। तो तुंड और तुंद हल्के से अक्षर भेद से अर्थ भेद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कुछ लोग इस परिमाणवाचक को परिणामवाचक कह देते हैं। परिणाम का मतलब तो हो जाता है रिजल्ट, फल, नतीजा, प्रभाव, है ना। उसका यहाँ पर परिमाण शब्द से कोई लेना देना नहीं है। परिमाण शब्द का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है माप, तोल, मात्रा, है ना। ये मामला आ गया क्वांटिटी का, है ना, और ये मामला आ गया रिजल्ट का। तो अपने को क्वांटिटी वाली बात समझ में आनी चाहिए, मापतोल वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो किसी चीज़ की अगर संख्या संबंधी विशेषता कोई बता रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, और किसी चीज़ की अगर परिमाण यानी माप, तौल, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि की विशेषता अगर बता रहा है तो वो परिमाणवाचक में हो जाएगा। और चौथा जो हमारा भेद आएगा वो आता है सार्वनामिक विशेषण, जिस पर एक सवाल भी हमने अभी पढ़ा था। सार्वनामिक विशेषण का अपने सवाल पढ़ा था ना अभी, देखो। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इस पार्श्विक चक्र, है ना, इस एक सर्वनाम है, लेकिन चूंकि ये संज्ञा से ठीक पहले आ गया तो ये इसकी विशेषता बताने लग गया, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जो विशेषण के भेद हैं इनको शुरू करेंगे, और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या होते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया कि जो विशेषण संज्ञा के या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, रंग इत्यादि की विशेषता बताएं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा लिख रहा हूँ, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? विशेष्य के नाम से जानते हैं। कि के गुण, दोष, आकार, रंग इत्यादि की विशेषता बताए क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं ये इनके 10 प्रकार हैं, है ना। 10 प्रकार से आपके सामने आ सकता है। उनमें से एक एक प्रकार को नोट करते हुए और उनके उदाहरण लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में
चीज़ों को लिख और समझ रहे होंगे। हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। हमने पहले इसके दो भेद किए, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण के अंदर जो विशेषण होगा वो विशेष्य के पहले लगेगा और विधेय विशेषण के अंदर विशेषण विशेष्य के तुरंत बाद में लगेगा। चलिए अब हम लोग इसके भेद समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मामला आता है गुण दोष का, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोषों को बताए, है ना। वो दो गुण दोष क्या क्या हो सकते हैं, देखो, शांत, धनी, निर्धन, कृपण। कृपण कहते हैं कंजूस को। जिस भी शब्द का अर्थ आपको ना आए और जो जिसका मैं आपको अर्थ बताऊँ तुरंत आप अलग से नोट करेंगे। जैसे कृपण के पास में आप लिख लेंगे कंजूस। उद्यमी, उद्यमी कहते हैं जो व्यक्ति उद्यम करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उद्यमी मतलब मेहनती। कंगाल, दुष्ट, कुलटा। देखिए कुलटा स्त्रियों के लिए काम में लिया जा सकता है, विशेषण एक, और इसका मतलब होता है चरित्रहीन। कुलटा का मतलब क्या हुआ, चरित्रहीन स्त्री, कुलटा। दानी इत्यादि। तो ये गुण और दोष को बताने वाले शब्द हैं। इन जैसे शब्दों को सबको हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। दूसरे प्रकार का जो गुणवाचक विशेषण है उसमें आता है रंग। तो रंग में सामान्य रूप से आप जानते ही हो, नीला, हरा, पीला, है ना। ये बेसिक रंग या मूल कलर माने जाते हैं। इन्हीं से बाकी सारे रंगों का निर्माण होता है। लेकिन हम विशेषण में देखिए और क्या क्या डालते हैं। चमकीला रंग, वो लाल, वो है ना, चमकीला लाल, तो चमकीला ये एक विशेषण हो गया। धुंधला, धुंधला, सुनहरा, सुनहरा, केसरिया, फीका इत्यादि। ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं, ये सारे आपको रंग की विशेषता बता रहे हैं कि चमकीला रंग है, फीका रंग है, सुनहरा रंग है। बाकी जो मूल रंग होते हैं हरा, नीला, पीला, लाल, काला, वो तो ही हैं। चलिए अगला है आकार। तीसरी कैटेगरी है इनकी आकार। आकार में आ जाइए, देखो, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल तो आएगा ही आएगा। चौकोर, तिकोना, गोल, है ना, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन आकार में देखो ये शब्द पढ़ो आप, छरहरा। छरहरा, है ना, वह जो युवक था बिल्कुल वह छरहरा था। तो छरहरा का मतलब क्या निकला कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम, है ना, वेल टोन्ड उसकी पर्सनैलिटी थी, छरहरा। सुडौल, है ना, ये भी आकार में चला जाएगा। अब आ जाए स्वाद। स्वाद में मीठा, खट्टा, है ना, या कड़वा। एक शब्द आता है कसैला, जिसको हम बोल देते हैं तिक्त। कड़वे को हम बोल देते हैं कटु। जैसे नीम के पत्ते अगर कोई खाए तो नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। तो कसेला शब्द क्या है, कसेला शब्द का आपको उदाहरण सोच सकते हैं क्या, किसको आप कसेला कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोचा होगा। कसेला शब्द के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो आता है वो आता है आंवला। अगर आप आंवले को अपने मुंह में रखोगे तो उसका जो स्वाद आता है वो कसेला है। ना उसको खट्टे में रख सकते, ना उसको कड़वे में रख सकते, वो आ जाएगा कसेला। तिक्त इसको बोला जाता है।
चटपटा, है ना। जैसे कई बार लिखे रहते हैं लोग चटपटी चाट, दुकान वाले लिख के रखते हैं, तो चाट की विशेषता क्या बता रहा है? चटपटा होना। और चटपटा किस चीज़ की विशेषता बता रहा है? उसके स्वाद की विशेषता को बता रहा है। स्पर्श, स्पर्श की विशेषता बताने वाले, स्पर्श की विशेषता बताने वाले जैसे कोमल, कठोर, चिकना, नर्म, उत्तेजक। स्पर्श कैसा था? उत्तेजक था, है ना, इत्यादि। अगला आएगा गंध, है ना, जैसे सुगंध, दुर्गंध, सौंधी, है ना। जैसे ही पहली बारिश हुई तो मिट्टी से सौंधी खुशबू आई, तो खुशबू की विशेषता क्या बताई? सौंधी। सौंधी किस चीज़ की विशेषता है? गंध की, है ना। दिशा, दिशा पर आ जाइए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आप समझते ही हो, दिशाओं के अंदर। फिर इसमें ईशान, नैऋत्य, ये भी आ जाएंगे। ईशान दिशा, है ना, वायव्य दिशा, ईशान, वायव्य इत्यादि। ठीक है। इसके बाद में ऊपर, नीचे, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, इसी में जोड़ लीजिए आप ऊर्ध्व। ऊर्ध्व किसको कहते हैं? ऊपर को। ऐसे अधः, अधः नीचे को, इत्यादि। दिशा के बाद में अगला आ जाएगा अवस्था। अवस्था, अवस्था में देखिए प्रौढ़, युवा, तरुण, किशोर, ये तो उम्र के लिहाज से हो गए, है ना, कि प्रौढ़ उम्र का है, युवा अवस्था का है, तरुण अवस्था का है, या किशोर अवस्था का है। ये हो गई अवस्था, मतलब उम्र के हिसाब से। इसके अलावा अवस्थाओं में क्या क्या होता है? जैसे स्वस्थ, सूखा, गीला, ये भी अवस्था है ना। गाढ़ा, पतला, गाढ़ा, पतला, पतला, पालतू, पालतू, जंगली, जंगली जानवर, ये अवस्था है उनकी। फिर आता है स्थान संबंधी विशेषता। स्थान संबंधी विशेषता, है ना, जैसे ग्रामीण, शहरी, राजस्थानी, अमरीकी, है ना। ये सारी विशेषता किसकी? स्थान के से संबंधित। भारतीय, विदेशी, उजाड़, है ना, उजाड़ खंडहर। तो ये खंडहर के स्थान बताए, स्थान की विशेषता बता रहा है कि कैसा है वो? उजाड़ है। अब ये नवा है।
और 10वां काल संबंधी विशेषता। काल संबंधी विशेषता में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नया, पुराना। प्राचीन किसको कहते हैं, पुराने को। और एक शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नया। अर्वाचीन शब्द का मतलब नया। आगामी, आगामी। टिकाऊ, टिकाऊ है ना, या क्षणिक। ये क्षणिक और टिकाऊ ये सब क्या है, ये काल संबंधी की बड़ी क्षणिक भावना थी, वो तुरंत पैदा हुई और नष्ट हो गई, है ना। यह जो फर्नीचर है बड़ा टिकाऊ है, टिकाऊ फर्नीचर। मौसमी यानी जो मौसम में हो। मौसमी बीमारी है ना, इन्फ्लुएंजा क्या होती है, मौसमी बीमारी। अगला, पिछला, ये सारे शब्द काल संबंधी उसमें आते हैं, इत्यादि। ठीक है मित्रों, तो ये लगभग 10 इसके भेद हैं जिनके अंदर हमें गुणवाचक संज्ञाओं के बारे में जानकारी, गुणवाचक विशेषणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब एक और चीज़ आती है कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उनमें कुछ रूप परिवर्तन भी हो जाता है। वो रूप परिवर्तन कैसे होता है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। इनको आप नोट करके लिख सकते हो, नोट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गुणवाचक विशेषणों में सी, सा, का प्रयोग भी मिलता है। जैसे छोटी सी बच्ची, बड़ा सा मकान, भारी सा सर। कहते हैं ना सर भारी सा हो रहा है। भारी सा सिर। ऊंची सी दीवार। ऊंची सी दीवार है ना। जैसे यह चांदी खोटी सी है, यह चांदी खोटी सी है, यानी खोटी सी चांदी। चलिए अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषणों में किसका प्रयोग मिल रहा है, सी और सा का। इसके अलावा सरीखा शब्द का प्रयोग भी मिलता है। अब सरीखा शब्द के प्रयोग से बनने वाले उदाहरण क्या क्या हैं देखो। जैसे हरिश्चंद्र सरीखा दानी। तो दानी की विशेषता किससे बता रहे हैं, हरिश्चंद्र से, कि हरिश्चंद्र जैसा है, तो सरीखा शब्द। मुझ सरीखे लोग, मुझ सरीखे लोग, है ना। सरीखे के अलावा समान या बराबर शब्द का प्रयोग भी मिलता है गुणवाचक में। समान या बराबर शब्द का प्रयोग मिलता है। समान या बराबर शब्द से बनने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं देखो। लड़का आदमी के बराबर दौड़ा,
लड़का आदमी के बराबर दौड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाय है ना, और उसके थन काफ़ी बड़े हैं, तो हम कहेंगे थन मटकी के समान है या घड़े के समान है। थन मटकी के समान, तो समान और बराबर। इसके बाद में हम लोग योग्य शब्द का प्रयोग भी करते हैं इसके अंदर, योग्य, है ना, लायक भी आप कह सकते हो। मेरे योग्य सेवा बताएं। सेवा कैसी है? मेरे योग्य। इसके अलावा नामक, संबंधी, रूपी, इन शब्दों का प्रयोग भी होता है। जैसे वहाँ पर परंतप, वहाँ पर परंतप नामक राजा था, परंतप नामक राजा था, है ना, और वो कहाँ गया है? वो घर संबंधी कागज लाने गया है, या घर संबंधी काम करने गया है। घर संबंधी काम करने गया है या घर संबंधी कागज लाने गया है। तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा रूपी नदी, है ना। तो इन शब्दों के प्रयोग से भी हम गुणवाचक जो विशेषण है हमारे, उनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम लोग अपने अगले सेगमेंट पर चलेंगे। अगला सेगमेंट हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे विशेषणों के बारे में और चर्चा करेंगे और भेदों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। मित्रों, नमस्कार।